This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I have brought a set of objective questions from Story of English. Story of English से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक सेट के साथ मैं हूँ आपके सामने, और मेरा पहला सेट था जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, और इस सेट में भी जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 25 ही हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि शायद आपने इसको पढ़ लिया हो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो वो किताब है उसको आपने पढ़ ली हो, तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह रहेगा हमारा यह शीट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर इसमें जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानने जा रहे हैं, उस जगह पर उससे एसोसिएटेड, उससे लिंक्ड, उससे रिलेटेड जो भी और फैक्ट सब हैं वो भी आप जान जाएंगे। और फिर जब आप स्टडी करने बैठेंगे इस बुक को तो वहाँ ये सारे फैक्ट्स और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप ये फील करेंगे। अगर आपने स्टडी कर लिया है, उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ लिया है अपने इंस्टीट्यूट में या सेल्फ स्टडी में, तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तरह ये काम करेगा। और अगर आपको हमारे इस सेट में हो सकता है कोई मिस्टेक मिले तो आप कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट को देखेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए, इस सेट का पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 26 है, चूँकि 25 तक तो हमने पहले सेट में देखा था, तो इसमें जो 26 क्वेश्चन नंबर है जो पहला है, द वर्ड स्कूल इज ए डैश वर्ड। स्कूल जो है वो कौन सा वर्ड है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी पुर्तगीज, ऑप्शन डी स्पेनिश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैटिन। स्कूल लैटिन मूल का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, besides Latin, which language influenced English much in the Old English period? Besides Latin, which language influenced English much in the Old English period? Old English period में लैटिन के अलावे किस लैंग्वेज ने सबसे ज़्यादा इंग्लिश को इन्फ्लुएंस किया? ऑप्शन आपके सामने जो हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पर्शियन, ऑप्शन डी इटालियन। और करेक्ट आंसर कौन सा है? स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज। हालांकि ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज का बहुत बड़ा मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस था, उसका रोल था इंग्लिश में, जिस तरह और सब फ्रेंच, लैटिन, इन सब जैसे लैंग्वेजेस का जो रोल है तो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज का भी रोल है। और सबसे पहला जो असर देख रहे हैं लैटिन के बाद तो वो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज ही है। स्कैंडिनेवियन के बारे में बता दूं, वर्ड के बारे में, कि जो स्कैंडिनेवियाई एक एरिया है आज की डेट में, उसको यह समझ लें कि वो नॉर्थ और वेस्ट यूरोपियन साइड में आज का जो डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे का एरिया है उसी को एक समय में स्कैंडिनेवियाई एरिया का अभी भी कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ उन सबको। तो आज जैसा जोग्राफिकल डिमार्केशन है कंट्रीज़ का वैसा नहीं था, तो उसी में मतलब उसी एरिया के लोगों ने इंग्लैंड पर अटैक किया था एंग्लो सेक्शंस की ही तरह, और उन्होंने इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा, उनके लैंग्वेज ने इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो इंग्लिश को लैटिन के अतिरिक्त ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जिस लैंग्वेज ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन ऑफ इंग्लिश केम एज ए रिजल्ट ऑफ। फिर से क्वेश्चन को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन ऑफ इंग्लिश केम एज ए रिजल्ट ऑफ। दूसरा लिंग्विस्टिक इन्वेजन जो हुआ भाषागत जो आक्रमण हुआ, जैसे एंग्लो सेक्शन का अटैक था तो वो तो पहला था, दूसरा कौन सा अटैक था? ऑप्शन ए द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, ऑप्शन बी द फ्रेंच अटैक, ऑप्शन सी द स्कैंडिनेवियन अटैक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? स्कैंडिनेवियन अटैक्स। ये अटैक एंग्लो सेक्शन के जस्ट बाद कोई अगर अटैक है जिसकी काउंटिंग होती है तो वो स्कैंडिनेवियन अटैक है जिसने इंग्लिश को इन्फ्लुएंस्ड किया, और इसीलिए इसको लिंग्विस्टिक इन्वेजन माना जाता है। तो सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन आपकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ वो स्कैंडिनेवियन अटैक्स है। इसके बाद नंबर आता है नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जैसी चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द वर्ड सिस्टर इज ए डैश वर्ड।
ऑप्शन ए डेनिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी चाइनीज, ऑप्शन डी स्पेनिश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेनिश। वर्ड सिस्टर जो है वो डेनिश ओरिजिन का है, यानी डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विकिंग एज कम्स इन द, तो विकिंग एज किस पीरियड में आया? ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में, मॉडर्न इंग्लिश 1 पीरियड में, मॉडर्न इंग्लिश 2 में। तो किस पीरियड में आया विकिंग एज? तो विकिंग एज का जो कनेक्शन है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से है। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड में था। वही स्कैंडिनेवियन एरिया के जो लोगों ने इंग्लैंड पर अटैक किया और उनका जो इन्फ्लुएंस रहा मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक, तो उसे ही विकिंग एज कहा जाता है। और चूँकि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीब्यूशन है और उसका जो मतलब इंटरवेंशन है इंग्लिश में, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो मैंने उस पर फोकस करने की कोशिश की है कि विकिंग एज कब? तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मेनी डायलेक्ट्स हैड मिडिल इंग्लिश हैड? मिडिल इंग्लिश को कितने डायलेक्ट थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 5। ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स थे और मिडिल इंग्लिश में एक और अधिक बढ़ा, यानी 5 डायलेक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द स्प्रीड ऑफ क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के प्रसार ने किस चीज़ को प्रमोट किया, किस चीज़ को हेल्प किया, किस चीज़ को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए यूनिक अल्फ़ाबेट, ऑप्शन बी रोमन स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी डेनिश स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी फ्रेंच स्क्रिप्ट। और करेक्ट आंसर कौन सा है? रोमन स्क्रिप्ट। चूँकि जो भी वो वर्क्स सब थे लैटिन के क्लासिक्स, उनका मतलब जो लैंग्वेज जो लैटिन था उनका उन सब का स्क्रिप्ट क्या था? लैटिन का स्क्रिप्ट क्या था? रोमन स्क्रिप्ट। तो स्प्रीड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के प्रसार ने किस चीज़ को बढ़ावा दिया? तो रोमन स्क्रिप्ट को। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द फर्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ आप वेयर टू इंटर द इंग्लिश वोकेबुलरी वेयर, फर्स्ट स्ट्रक्चर वर्ड्स, यहाँ ये छूटा हुआ है, आप ये मान के चलें कि ये वर्ड्स है, वर्ड्स WORDS, वर्ड्स। फर्स्ट स्ट्रक्चर वर्ड्स वेयर टू इंटर द इंग्लिश वोकेबुलरी वेयर, इंग्लिश वोकेबुलरी में फर्स्ट स्ट्रक्चर वर्ड्स किस लैंग्वेज के आए थे? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियन, ऑप्शन डी हिंदी। एकदम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर वर्ड्स जो सबसे पहली बार आए, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के अलावे जो कुछ मतलब स्ट्रक्चर वर्ड जिसके सारे हमारा सेंटेंस बनता है, जैसे प्रीपोजिशन, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन, या एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ रिलेशन, या और सब चीज़ कंडीशनल को दिखाने वाले वर्ड सब, जैसे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें, एडवर्ब, ये सब चीज़ें किस लैंग्वेज से इंग्लिश में सबसे पहले आई? तो वो लैंग्वेज स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द मोस्ट रिमार्केबल स्कैंडिनेवियन बोरोइंग इज, अभी तो हमने काफ़ी स्कैंडिनेवियन फैक्ट्स के बारे में, जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स थे उसकी चर्चा की है। अब उसमें ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा रिमार्केबल स्कैंडिनेवियन, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्कैंडिनेवियन जो बोरोइंग था, यानी स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस से जो कुछ वर्ड्स लिए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी देम, ऑप्शन सी दे, ऑप्शन डी देयर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए वर्ब टू बी का प्लूरल फॉर्म आर सबसे इम्पोर्टेंट बोरोइंग था स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द ब्यूवुल्फ, द जूनियर्स, द एक्स्टर बुक एंड द वर्शेली बुक आर, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? अब हम ऑप्शन को
इस पर आप एक बार नज़र डाल लें, इसलिए कि फिर क्वेश्चन को हम शायद ना दिखा पाएँ इस वीडियो में एक साथ, क्वेश्चन और आंसर को। आप याद रख लें, ये सब जो हैं द वियोल्फ, द जूनियर्स, द एक्स्ट्रा बुक एंड द वर्शेली बुक, ये क्या है। अब जो ऑप्शंस हैं उस आधार पर हम आंसर करेंगे। ऑप्शन ए लैटिन क्लासिक्स, ऑप्शन बी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री एंड मैन्युस्क्रिप्ट, ऑप्शन ये बी दो जगह लिखा हुआ है, ऑप्शन सी ओल्ड स्क्रिप्ट्स, ऑप्शन डी नेम्स ऑफ गॉड्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो पोइट्री हैं कुछ, और जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पांडुलिपि हैं, वो हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो कुछ भी हमने अभी क्वेश्चंस में देखे थे। अब आज के डेट में अगर उसको आप देखें तो किसी भी एंगल से वो इंग्लिश नहीं लगेगा, लेकिन उस समय का इंग्लिश वैसा ही था। तो चलिए वो सारे के सारे, जिसमें लास्ट क्या है, द वर्सेली बुक, द एक्स्टर बुक, ये सब सारी चीज़ें जो थी वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोइट्री और मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द र्यूनिक लेटर्स आर मेनली फाउंड। र्यूनिक लेटर्स कहाँ पाए जाते हैं। र्यूनिक लेटर्स का यूज़ जिस समय एंग्लो सेक्सन आए थे तो वो र्यूनिक लेटर्स का ही यूज़ करते थे। तो वो मेनली आज के डेट में कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए ऑन वेपन्स, ऑप्शन बी इन मोन्यूमेंट्स, ऑप्शन सी ज्वेलरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो चूँकि उस समय पेपर तो था नहीं, तो वो सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, या तो हथियारों पर पाए जाते हैं, तो ये भी करेक्ट है, और या तो गुफाओं में जो पत्थरों पर कुछ उकेर कर लिखा गया था वहाँ पाए जाते हैं, या ज्वेलरी उस समय के जो भी ये कैस्केड यानी जानवरों की हड्डियों के या दांतों के, जैसे हाथी दांत के जो सब वो मतलब ज्वेलरी थे उन पर मिलता है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यानी ये तीनों ही, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। इन चीज़ों तीनों ही चीज़ों में र्यूनिक लेटर्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच लैंग्वेज हैड द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज बिफोर इंग्लिश। इंग्लिश से पहले किस लैंग्वेज, हो सकता है कि ये किसी और सेट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो जाने दीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है, फिर से एक बार सामने आ रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन है कि इंग्लिश से पहले वर्ल्ड लैंग्वेज का स्टेटस किस लैंग्वेज को प्राप्त था। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पर्शियन, ऑप्शन डी संस्कृत। तो एकदम इजी आंसर है इसका, ऑप्शन ए लैटिन। इंग्लिश से पहले वर्ल्ड लैंग्वेज का अगर किसी को स्टेटस प्राप्त था तो वो लैटिन को था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द गोल्डन पीरियड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश वाज। ओल्ड इंग्लिश का गोल्डन पीरियड कौन सा था। ऑप्शन ए द इरा ऑफ किंग अल्फ्रेड, ऑप्शन बी द टाइम ऑफ चौसर, ऑप्शन सी द टाइम ऑफ होमर, और ऑप्शन डी द टाइम ऑफ शेक्सपियर। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए द इरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। ओल्ड इंग्लिश का जो गोल्डन पीरियड था वो कौन सा था, किंग अल्फ्रेड का शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच इज द फर्स्ट प्रूज बुक ऑफ इंग्लिश। ऑप्शन ए कैंटरबरी टेल्स, मतलब इंग्लिश में सबसे पहला प्रूज बुक कौन सा है। ऑप्शन ए द कैंटरबरी टेल्स, ऑप्शन बी द बाइबिल, ऑप्शन सी पार्स द प्लोपेन, ऑप्शन डी द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। ऑप्शन डी द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। और करेक्ट आंसर कौन सा है, द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। ये बुक सबसे पहला बुक है इंग्लिश प्रूज का। आप यह समझ लें, इंग्लिश में सबसे पहला बुक का भी स्टेटस इसी को प्राप्त है, किसको, द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल इज ए बुक ऑन। एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल जो है वो बुक किस चीज़ की है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए साइंस, ऑप्शन बी ज्योग्राफी, ऑप्शन सी ग्रामर, ऑप्शन डी हिस्ट्री। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी हिस्ट्री। ये एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल जो है वो किंग अल्फ्रेड के इन्फ्लुएंस से जो लिखा गया वह हिस्ट्री की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हिस्ट्री की किताब के साथ साथ ये
पहली किताब है हिस्ट्री की जो किसी भी यूरोपियन कंट्री के किसी भी देश का इतिहास जो उसकी अपनी भाषा में लिखी गई हो, वो बुक है द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द लैंग्वेज प्रमोटेड बाय द नॉर्मन्स, नॉर्मन्स लोगों के द्वारा किस भाषा को बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी डेनिश, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी इंग्लिश। तो किस लैंग्वेज को? फ्रेंच को। नॉर्मन्स लोगों ने किसको प्रमोट किया? फ्रेंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट हेल्प टू स्टैंडर्डाइज द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने में किसने हेल्प किया? ऑप्शन ए द प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण, ऑप्शन सी द वर्ल्ड वार 1, ऑप्शन डी द वर्ल्ड वार 2। और करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, प्रिंटिंग प्रेस ने इंग्लिश के स्टैंडर्डाइज होने का, वो ज़्यादा छपने लगा, ज़्यादा जगह पहुंचने लगी जो मतलब टेक्स्ट थे, और इससे लोगों के बीच में एक आम धारणा बनाई जाने लगी कि कोई एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाए, ग्रामर के रूल को फिक्स किया जाए। तो इसीलिए सबसे बड़ा क्रेडिट इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करने में किसका है? द प्रिंटिंग प्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विकिंग्स वेयर डैश पीपुल, ऑप्शन ए विकिंग कौन से लोग थे? ऑप्शन ए फ्रेंच लोग थे, ऑप्शन बी जर्मनिक लोग थे, ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियन लोग थे, ऑप्शन डी एशियन लोग थे। तो वो लोग स्कैंडिनेवियन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। Viking age was from the 8th century to the 11th century, from the 5th century to the 9th century, from the 6th century to the 10th century। इसमें सॉरी ऑप्शन 3 ही है, चौथा ऑप्शन नहीं लिखा जा सका, इसके लिए सॉरी। चलिए, लेकिन करेक्ट आंसर इसमें से जो है वो ऑप्शन ए है, 8th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी नहीं, ये 9th सेंचुरी, सॉरी शायद 8th सेंचुरी। इसको हम फिर से एक बार कंफर्म करेंगे। 8th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी अभी आप मान के चलें, 11th सेंचुरी तो कंफर्म है, 8th सेंचुरी भी करेक्ट है। 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक विकिंग एज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। मॉडर्न इंग्लिश, यहाँ आप एन को मान के चलें, एन छूटा। मॉडर्न इंग्लिश इज A/N लैंग्वेज। ऑप्शन ए डायलेक्टिकल, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी बोरिंग, ऑप्शन डी ओल्ड। तो मॉडर्न इंग्लिश क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। कहीं भी जाकर यह अपने आप को स्टैंड कर सकता है, और वो मतलब ऐसा नहीं कि उसको कहीं जाके चैलेंज किया जा सकता है। उसमें यूनिफॉर्मिटी है, उसके सारे जो रूल हैं एकदम स्टैंडर्ड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है इसकी घटना कब घटी? ऑप्शन ए द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन बी द मिडिल इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन सी द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन डी द ऑगस्टन एज। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। तो ये किस पीरियड में घटी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द मिडिल इंग्लिश पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्हिच ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट रिमेन्ड अनचेंज्ड इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड? यहाँ सॉरी, यहाँ मिस है, मिडिल इंग्लिश पीरियड। यहाँ मिडिल, इसको आप मिडिल इंग्लिश पीरियड माने, मिडिल इंग्लिश पीरियड मतलब कौन सा ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट था जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में भी अनचेंज्ड रहा, वो नहीं बदला। और सब जो डायलेक्ट्स थे ओल्ड इंग्लिश के उनमें चेंजिंग आई, लेकिन एक डायलेक्ट था जो कि चेंज नहीं हुआ। ऑप्शन ए है, वो कौन सा था यही बताना है। ऑप्शन ए कैंटिश, ऑप्शन बी मर्सियन, ऑप्शन सी वेस्ट सेक्शन, ऑप्शन डी नॉर्दर्नियन। तो कौन सा है? ऑप्शन ए कैंटिश। कैंटिश
जो डायलेक्ट था ओल्ड इंग्लिश का वो मिडिल इंग्लिश में भी अनचेंज्ड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, फ्रॉम व्हिच डायलेक्ट मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इवॉल्व्ड, किस लैंग्वेज से मॉडर्न इंग्लिश इवॉल्व हुआ है, किस डायलेक्ट से मॉडर्न इंग्लिश विकसित हुआ है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, द वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कैंटिश, ऑप्शन डी मर्सियन। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ही है जिससे मॉडर्न इंग्लिश इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायलेक्ट ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज, मिडिल इंग्लिश पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट डायलेक्ट कौन सा था। तो ऑप्शन ए द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ऑप्शन बी मर्सियन, ऑप्शन सी कैंटिश, ऑप्शन डी नॉर्दर्न। अगर आपने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को देखा होगा गौर से तो निश्चित रूप से वो आइडिया दे देगा कि ये ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही जो आज का इंग्लिश है वो भी इवॉल्व हुआ है, इसीलिए ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ही मिडिल इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट डायलेक्ट था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायलेक्ट ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग सेल्टिक वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ, ऑप्शन ए प्लेसेस एंड रिवर्स, आर्म्स एंड टूल्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कास्ट एंड क्रीड्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इंग्लिश के जो मतलब नेटिव वर्ड्स हैं उन्हें वहाँ सेल्टिक वर्ड्स कहा उन्हें सेल्टिक वर्ड्स कहा जाता है, और सेल्टिक वर्ड्स आज की डेट में मुट्ठी भर है, ओनली ए हैंडफुल, मतलब थोड़े से हैं, और वो मोस्टली किस जगहों के नाम में और नदियों के नाम में है, या कुछ जगहों के, कुछ शहरों के फर्स्ट सिलेबल में है, साथ ही कुछ रिलीजियस मतलब रिचुअल्स या थिंग्स में, मतलब वो सेल्टिक वर्ड्स सब हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे सामने, मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग सेल्टिक वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ। तो अधिकांश सेल्टिक वर्ड्स जो आज के डेट में हैं तो उसमें कहाँ मिलेंगे हमें, प्लेसेस एंड रिवर्स में, जैसे लंदन, और फिर आप रिवर्स, द टेम्स, द एवन, ये सब नदियों के नाम हैं, ये सेल्टिक वर्ड्स हैं। नहीं तो ये तो आपको पता होगा, न ही उस देश का नाम इंग्लैंड और न ही उस देश का लैंग्वेज इंग्लिश उसका अपना नेटिव है, उसकी मिट्टी पानी का वर्ड नहीं है। तो चलिए इसके साथ हमारे 50 क्वेश्चन, इस सेट के 50वां क्वेश्चन यानी टोटल 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे सारे क्वेश्चंस को आप देखते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, और सबसेट भी हमारा अपलोड हो रहा है, तो फिर कोई डाउट नहीं है, बात में आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले सेट के साथ फिर आते हैं, तब तक बाय।